नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ज्योग्राफी क्लासेस में। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं सौरमंडल और पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। पिछली क्लास में हमने कांट की वायव्य राशि परिकल्पना और जेम्स जीन की ज्वारीय परिकल्पना पढ़ी। आज हमारा टॉपिक है ऑटो श्मिड की अंतरतारक धूल परिकल्पना। आइए अब हम अंतरतारक धूल परिकल्पना को विस्तार से पढ़ते हैं। इस परिकल्पना को रूसी वैज्ञानिक ऑटो श्मिड ने 1943 में प्रतिपादित किया। इस परिकल्पना में सौरमंडल की कई समस्याओं का हल प्रस्तुत किया है, जैसे कि सूर्य तथा ग्रहों के बीच कोणीय आवेग यानी एंगुलर मोमेंटम में अंतर, विभिन्न ग्रहों की रचना में अंतर, सूर्य के पास भारी पदार्थ वाले ग्रह तथा दूर हल्के पदार्थ वाले ग्रह तथा विभिन्न ग्रहों की गति में अंतर, सूर्य तथा ग्रहों के बीच वर्तमान दूरी की यथार्थता, इन सब समस्याओं का हल ऑटो श्मिड की अंतरतारक धूल परिकल्पना द्वारा प्राप्त होता है। श्मिड की परिकल्पना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने ग्रहों की उत्पत्ति गैस और धूलिकणों से मानी है। इस परिकल्पना के अनुसार आदिकाल में ब्रह्मांड में बहुत अधिक मात्रा में गैस और धूलिकण फैले हुए थे। इन गैस, मेघों तथा धूलिकणों की उत्पत्ति श्मिड ने उल्काओं तथा तारों से निकले पदार्थ से मानी है। प्रारंभ में जब सूर्य आकाशगंगा के करीब से गुजर रहा था तो उसने अपनी आकर्षण शक्ति से कुछ गैस, मेघ और धूलिकणों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया, जो सामूहिक रूप से सूर्य की परिक्रमा करने लगे। ये सब सूर्य की परिक्रमा एक तश्तरी के रूप में करने लगे। प्रारंभिक चरण में तो धूलिकण तथा गैस अव्यवस्थित रूप से अलग अलग सूर्य का चक्कर लगाते हैं। धीरे धीरे गैस मात्रा में कम होने के कारण अधिक अव्यवस्थित थी, लेकिन जो धूलिकण थे वो अधिक मात्रा में होने के कारण कम अव्यवस्थित थे। परिणाम स्वरूप यह हुआ कि धूलिकण संगठित तथा घनीभूत होकर एक चपटी तश्तरी के रूप में बदल गए, जबकि ग्रहों का निर्माण कई क्रमिक अवस्थाओं से होकर गुजरता है। पहले चरण में प्रारंभिक अवस्था में धूलिकण अप्रत्याशित रूप में आपस में टकराने के कारण अपनी गति खोते जाते हैं। फिर उनकी गति मंद पड़ जाती है तथा संगठित होकर ग्रहों की भूण के रूप में वो सब बदल जाते हैं, जबकि गैस कण जो थे वो प्रत्याशित रूप से टकराने के कारण संगठित तथा घनीभूत नहीं हो पाते हैं। आगे चलकर ये भूण और अधिक पदार्थ आत्मसात करके एस्टेरॉयड का रूप धारण कर लेते हैं और ये सभी जो है वो तश्तरी के अंदर ही उसी दिशा में घूम रहे हैं। अंत में ये एस्टेरॉयड जो है अपने आसपास के अन्य पदार्थों को आत्मसात करके बड़े बड़े ग्रहों में बदल जाते हैं। ग्रहों के निर्माण के बाद भी कुछ पदार्थ पीछे बचा हुआ रह गया, जो घनीभूत होकर अपने समीपी ग्रहों के चक्कर लगाने लगे, जिससे उपग्रहों का निर्माण हुआ। चूँकि ग्रहों तथा उपग्रहों का निर्माण सूर्य से न होकर गैस तथा मेघ और धूलिकणों से हुआ है, अतः सूर्य और ग्रहों के कोणीय आवेग में अंतर होना स्वाभाविक है। इतना ही नहीं, विभिन्न ग्रहों के जो कोणीय आवेग में अंतर पाया जाता है, इसके स्पष्टीकरण में गणितीय आधार पर श्मिड ये प्रमाणित करते हैं कि जिस ग्रह के ग्रह पथ का
अर्धव्यास जितना कम होगा उसका कोणीय आवेग भी उतना ही कम होगा। दूसरी बात स्मिट ये बताते हैं कि सूर्य के करीब स्थित ग्रह जो हैं वो भारी पदार्थ वाले हैं तथा दूर हल्के पदार्थ वाले ग्रह पाए जाते हैं। इसका प्रमुख कारण तश्तरी के विभिन्न भागों में सूर्य द्वारा प्राप्त ऊष्मा में भिन्नता का होना है। जैसे तश्तरी के केंद्र के सूर्य के करीब होने के कारण अधिक उष्णता प्राप्त हुई जिससे भारी पदार्थ बने, जबकि किनारे वाले भागों पर ऊष्मा कम प्राप्त होने के कारण हल्के गैसीय पदार्थ वाले ग्रह बने। अब गैस तथा धूलिकण विभिन्न परिमाण वाले थे, अतः उन सब का अलग अलग तथा विभिन्न दूरियों पर संगठित होना स्वाभाविक है। इस तरह विभिन्न ग्रह बराबर दूरी पर न होकर विभिन्न दूरी पर स्थित हैं। ऑटो श्मिड की अंतरतारक धूल परिकल्पना सौरमंडल तथा ग्रहों की उत्पत्ति से संबंधित कई समस्याओं का हल प्रस्तुत करती है, लेकिन फिर भी इस परिकल्पना में कुछ दोष पाए जाते हैं। जैसे गैस, मेघ तथा धूलिकणों की उत्पत्ति और उपस्थिति कहाँ से है, इसका संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं प्राप्त होता है। यदि गैस, मेघ और धूलिकण बिखरे तथा स्थिर थे तो सूर्य उनका अपहरण करने में कैसे सफल हो पाया, इसका भी संतोषजनक उत्तर श्मिड नहीं दे पाते हैं।